हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज। तो चलिए सुनते हैं आज एक खौफनाक कहानी। रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। चांद बादलों के साथ लुक्का छुपी खेल रहा था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाज़ों ने भंग किया जो बिखरे बालों वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस वक्त वो जंगल के बीचों बीच मौजूद खंडरनुमा इमारत के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाज़ें निकालती हुई वो उस खस्ताहाल इमारत में घुसती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और 2-3 आदमी बैठे दारू और मांस पर हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नज़र जब दरवाजे पर मौजूद एक काली परछाई पर पड़ी तो बोल उठा, कहीं कल्लू तो कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आ पहुंचा यहाँ तक। उसकी बात पर सभी हंसने लगे, मगर ये हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस चुड़ैल नुमा औरत ने नोकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुस गए। हलक फाड़ कर चीखा वो और उसके जिस्म से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह हौलनाक नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की खिखी बन गई। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक को निपटाकर वह चुड़ैल बचे हुए 2 दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत की बला से बचने के लिए उसने आखिर कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी से वहां रखी बोतल को ज़मीन पर मारकर फोड़ लिया और जैसे ही चुड़ैल उस पर झपटी, खच-खच की आवाज़ हुई और टूटी बोतल का पैना कांच उसके पेट में घुसता चला गया। नहीं, नहीं, ज़ोरदार चीख के साथ माया अपने बिस्तर पे से उठ गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं, जैसे वो कहीं दूर से दौड़ कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई और इधर-उधर के निरीक्षण सा करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वो घर पर ही है और कुछ देर पहले जो घटा था वो एक सपना था, बहुत डरावना सपना। एक भयानक सपना जिसमें वो खुद को एक चुड़ैल के रूप में देख रही थी। सुबह उसने अपने माता-पिता से अपने सपने का ज़िक्र किया, तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने में कई बार माया को इस प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू-शुरू में तो माया इनको साधारण सपना समझती थी, लेकिन बार-बार ऐसा भयानक सपना आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? या फिर इन सपनों के ज़रिए कोई आत्मा उनको कुछ बताना चाहती है? ये सब सोचते हुए उसने इन सपनों का ज़िक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ-बेटी एक मनोचिकित्सक के पास गई, जिनका नाम शहर के जाने-माने मनोचिकित्सकों में शुमार किया जाता था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाइयाँ और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के 1 हफ्ते बाद आज फिर माया को भयानक सपना आया था। अब माया के पापा को उनके एक मित्र ने सलाह दी कि वो किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से इस विषय में सलाह-मशवरा करें तो बेहतर रहेगा। और वो एक ऐसे आदमी को जानते थे जो भूत-प्रेतों को और भटकती रूहों के विषय में बहुत कुछ समझ रखता था। उनका नाम था बलभीषु, जो किसी तांत्रिक जैसे पहनाव पहनता था। उन्होंने बताया कि यह कोई भटकती रूह है जिसका कोई ना कोई नाता माया से रहा है और ये सपने आना कोई इत्तेफ़ाक नहीं, बल्कि वो आत्मा कुछ चाहती है, मगर अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो आत्मा माया को कुछ बिगाड़ना चाहती है या नहीं। मगर एक बात तो अवश्य है कि समय के साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन सपनों में और हकीकत में फ़र्क नहीं महसूस होगा और इस हालत में ये कुछ गलत भी कर सकती है। इन सब स्थायी इलाज फ़िलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये सब काबू के करने के लिए ताबीज़ दे रहा हूँ। जब तक ये माया के पास रहेगा वो आत्मा इसका कोई नुकसान नहीं करेगी। अगले दिन ही माया ने अपूर्व को ये सब बताया, जो पिछले काफ़ी समय से उसके साथ घट रहा था। ये सब सुनकर वो हैरान रह गया। वो माया को बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। माया के माँ-बाप को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था।
सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक से ये रहस्यमय और डरावना सपनों का आगमन माया की ज़िंदगी में हलचल मचा चुका था। मगर पूर्व ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं हर दम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, गम हो या खुशी हो, सब हंसकर सहेंगे। माया ने जज्बाती होकर उसको गले से लगा लिया। माया की मम्मी पापा आज बाजार गए हुए थे। वो घर पर अकेली थी। कुर्सी पर बैठकर वो एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया गया है, इसलिए उसकी नींद खुल गई। उसने चौंक कर इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ उसके सिवा कोई नहीं था। वो दोबारा आंखें बंद करने वाली थी। अचानक उसे किचन में से कोई बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। चौंक कर वो कुर्सी से उठ गई और वो किचन की तरफ चली गई। जब उसने किचन के भीतर झाँका तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को चौंक सी गई माया। वो उस औरत को पहचानने का प्रयत्न करने लगी कि कौन हो तुम और यूं अंदर कैसे आई। उस रहस्यमय औरत ने जब चेहरे से अपने बाल हटाए तो उसकी सूरत देखकर चौंक पड़ी माया। नंदिनी, तुम? हाँ, वो नंदिनी ही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जो स्कूल और कॉलेज में भी उसके साथ पढ़ती थी, मगर फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गई थी और एकाएक वहाँ वो कैसे आ गई। उसे उसके सवाल के जवाब मिलते उससे पहले ही नंदिनी ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर खींचने लगी। ये तुम क्या कर रही हो नंदिनी? मुझे कहाँ ले जा रही हो? चीखी माया, मगर जैसे उसके चीखने और चिल्लाने का नंदिनी पे कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से माया उसी खंडर के सामने खड़ी थी जो कई बार पहले भी वो सपनों में देख चुकी थी। चौंक पड़ी थी माया कि ये सब सपना, ये हकीकत। इसी उलझन में पड़ी थी वो कि तभी उसके सामने डरावनी शक्ल के साथ नंदिनी एकदम से आ गई। उसका शरीर हरे रंग का था, आंखों से जैसे क्रूरता बरस रही थी। पहली बार माया ने उसकी डरावनी आवाज़ सुनी। यहाँ आना ही होगा तुझे हर हाल में, वरना तेरा चैन सुकून छीन लूँगी मैं। मेरे गुनहगारों को मारना ही होगा, इंतकाम लूँगी, ज़रूर लूँगी। यह कहकर वो हंसने लगी और ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी से माया का दिल दहल उठा। वो वहाँ से भागना चाहती थी, मगर जैसे उसके पैर थम गए थे। उस हर पल नंदिनी का रूप और भयानक होता जा रहा था। माया डर से चीखना चाहती थी, मगर दहशत उस पर कुछ इस तरह हावी थी कि उसके मुंह से गूं गूं की आवाज़ ही निकल रही थी। शरीर पसीने से तरबतर था। माया, माया। जब उसकी आँख खुली तो उसे कोई बुरी तरह झंझोड़ कर उठा रहा था। माया जब कुछ समझने के लायक हुई तो उसके सामने अपनी माँ दिखाई दी, जो उसे नींद से जगा रही थी। जल्दी ही माया समझ गई थी कि वो फिर से एक भयानक सपना देख रही थी। अब की बार वो माँ से लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगी। माँ ने हौसला देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, तू चिंता मत कर। अगले ही दिन माया और अपूर्व नंदिनी के माँ-बाप के पास गए और माया ने नंदिनी की माँ से नंदिनी के बारे में पूछा कि आंटी, नंदिनी के बारे में पुलिस ने क्या कहा? निराशा और आंसुओं के साथ बताया उन्होंने। शुरू-शुरू में तो पुलिस ने सरगर्मी से नंदिनी को तलाश किया था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी गुमशुदगी पुलिस की फाइलों में गुम होकर रह गई। मगर आज उस घटना के इन दिनों बाद आज तू उसका ज़िक्र क्यों कर रही है? क्या तुझे नंदिनी के बारे में कुछ पता चला है क्या बेटी? नहीं आंटी, मगर मुझे बार-बार नंदिनी के सपने आते हैं, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है। जब माया ने उनको सब कुछ बताया तो उनके मुंह से आह निकल गई। लगता है मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। मगर एक बार उसका चेहरा ही दिख जाए, बस जिंदा है या मुर्दा है, ये कहकर वो रोने लगी। उनके पति ने उन्हें संभाला। अपूर्व और माया ने वहाँ से विदाई ली। अब उनका अगला ठिकाना था पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर उन्होंने नंदिनी के विषय में पूछताछ की, मगर इंस्पेक्टर रोशन तनेजा ने स्पष्ट कह दिया, देखो भाई, इस तरह के हज़ारों केस हर साल फाइलों में दर्ज होते हैं और उनमें से आधे कभी हल नहीं हो पाते। कारण पता है क्या होता है? अब जवान लड़की वो लव शव के चक्कर में
पढ़कर फुर हो जाती है और घर वाले समझते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने गायब कर दिया। आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, अपूर्व ने नाराज़गी से कहा। अगर आप पुलिस को उनकी जिम्मेदारी ना ही समझाए तो बेहतर रहेगा जनाब। अब माया को वहाँ एक पल भी रुकना गवारा नहीं था। वह अपूर्व को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। अब जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना है, ये सोचकर उसने मन में कुछ ठान लिया और अपूर्व को कहा, क्या हम मेरे सपनों में दिखाई देने वाले उस खंडर का पता नहीं लगा सकते? मैं समझती हूँ कि अगर हम उस जगह को खोज लें तो बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नंदिनी और उस खंडर का कुछ गहरा संबंध है आपस में। इस प्रकार की बातें करते हुए जब वो दोनों कार में सवार होकर चल पड़े, उस घटना से कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से हवलदार भानु ने किसी को फ़ोन मिलाकर कहा, एक लड़का और एक लड़की आज नंदिनी के बारे में बड़ी पूछताछ कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तूने बड़ा अच्छा किया है भानु। दूसरी तरफ से भारी आवाज़ उभरी, ये साले गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले, ये कौन पैदे हो गए? कुछ करना ही पड़ेगा अब इनका। उधर अपूर्व के घर पर मौजूद माया ने अपूर्व से कहा, इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है अपूर्व, हमें उस खंडर को खोजना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए अपूर्व ने अपना फ़ोन निकाला और आसपास के उन जगहों की जानकारी गूगल पर खोजने लगा जहाँ कई जंगल थे और साथ में कई पुराना किला या इमारत। उसने 3-4 ऐसी जगह नोट की और अगले दिन सुबह उनकी खोज में निकलने की तैयारी की। अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक वो दोनों जगह पर पहुंच गए थे, मगर उनमें से कोई भी जगह माया के सपने वाली नहीं थी। अब बस एक जगह और जाकर बाकी की खोज कल करने की सलाह बनाकर वो अंतिम जगह पर चल पड़े, जो उनके शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक अच्छा खासा जंगल था। थोड़ा और भीतर जाने पर माया को लगा कि ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगभग आधा घंटा इधर उधर घूमने के बाद वो दोनों एक खंडरनुमा इमारत के सामने खड़े थे। हैरत से देखते हुए बोल पड़ी माया, यही वो स्थान है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देता है। तो फिर अंदर चले क्या? अपूर्व ने कहा। उसकी बात का माया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कुछ डर भी लग रहा था कि पता नहीं अंदर जाने पर क्या होगा। मगर अब इतना खोजने के बाद जब ये स्थान मिल ही गया है तब वापस यूं ही लौट थोड़ी ना सकते हैं। वो दोनों अंदर बढ़ चले। अंदर बहुत ही खस्ता हाल कमरे थे जो मकड़ियों के जालों से धूल से लटक रहे थे। दिन के उजाले में भी ये जगह रात होने का आभास देती थी। एक जगह अंधेरा इतना ज़्यादा था कि अपूर्व ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च से उजाला किया, मगर जब उसने उजाला किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर माया नहीं थी। हैरान परेशान होकर वो उसे ढूंढने लगा। हर पल उसे दिल में बुरे ख्याल आ जा रहे थे। अब वो चीख चीख कर उसे पुकारने लगा, माया माया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर वो वहाँ कहाँ चली गई? अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि उसके सिर पर पीछे से एक वार हुआ। वार इतना ज़बरदस्त था कि अपूर्व की आँखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा।